नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूं आपके सामने लेकर आज का पार्ट नंबर 3। और जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देख लिया होगा। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, आई ऑप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का क्लिक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से जाकर आई ऑप्शन पे जाकर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अपनी सीरीज में, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि ये सीरीज बेनिफिशियल रहने वाली है, जो इस साल सीजीएल और सीएचएसएल देने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीजीएल अप्रैल में होने वाला है और सीएचएसएल मई में होने वाला है, जिसमें इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन होता है, 10 से 12 सवाल जो होते हैं वो इंग्लिश वोकैब से ही होते हैं। वोकैब को भी हम कैटेगराइज अगर करें तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, एंटोनियम्स आते हैं, सिनोनियम्स आते हैं। इन चार का जो पोर्शन होता है वो 10 से 12 सवालों में होता है, यानी कि 25 में से 10 से 12 सवाल इसी से होते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए सेक्शन रहने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया कीजिए, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा कीजिए। कल इस पर एक लास्ट वीडियो आने वाली है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अप्रोक्स हम 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी ने बार बार रिपीट कर करके पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी उन्हीं में से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। मानना ना मानना आपके ऊपर है। देखिए, एक तरीका यह है कि आप मेरी बात को समझ लीजिए, और एक तरीका यह भी कहता है कि आप पहले अप्लाई कर लीजिए, आप पहले सीजीएल दिखाइए, उसके बाद यहाँ अगर आप वीडियो में जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप फिर उसके बाद यही कहेंगे कि काश मैं पहले पढ़ जाता। तो इसलिए दोनों चॉइस आपकी हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा, मेरी चॉइस यही है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, हम इसमें अगेन 25 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे, तो एसएससी जो वोकैब के क्वेश्चन होती हैं मोस्टली उसको रिपीट करता है। तो वो रिपीट कौन से हो सकते हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 300 400 प्लस आपको वोकैब के क्वेश्चन दिखेंगे एक ही साल के। तो इसलिए हम सारों को तो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बड़ी अगर हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो के लिए हमें टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको इसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वेटेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेरे जिस भाई ने, जिस बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो ये तीनों काम जरूर कर दे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोगों के प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरी पहली वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका सभी का शुक्रिया करता हूं। और आज की मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो आइए आज के हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से सेटिस्फाई ना हो। सेटिस्फाई का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज से संतुष्ट ना हो, यानी कि उसको कोई भी चीज भाती ही ना हो। ऐसे व्यक्ति के लिए आप एक शब्द और याद कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को लालची भी कहा जाता है। अभी लालच क्या होता है? लालच का मतलब होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की हो, और ज्यादा की हो, और ज्यादा की हो, यानी कि आपका कहीं भी संतुष्टि आपको मिले ही ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं हम, लालची की। ये कितना लालची व्यक्ति है कि इसकी कहीं भी सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आज 10,000 रुपए की सैलरी लग जाए, तो उसको अगर यहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की है, तो वो फिर अगली 18,000 पे भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। फिर वो और कहेगा कि मुझे 28,000 की चाहिए, फिर और कहेगा कि मुझे 38,000 की चाहिए, यानी कि वो हर जगह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स उसकी जो लालसा है, उसकी जो लालच है, वो बढ़ता जा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो हर जगह सेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उसके लिए शब्द होता है इनसेटिएबल। देखिए, मैं बार बार सेट इसलिए ही बोल रहा था क्योंकि आपको यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा बीच में, SAT, सेट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी सेट ना हो, उसके लिए शब्द होता है इनसेटिएबल। तो जो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होते, उनको कहा जाता है इनसेटिएबल, उनको कहा जाता है इनसेटिएबल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर एक पेपर के ऊपर आप बहुत सारी किताबों के नाम लिख दें, किताब A, B, C, D, इस तरीके से बहुत ही आपने किताबों को लिख दिया, बहुत सारी किताबों के नाम लिख दिए, तो ये पूरा जो संग्रह होगा किताबों का, ये क्या कहलाता है? ये बोला जाता है कैटलॉग। ये बोला जाता है कैटलॉग, इसको कहा जाता है कैटलॉग। तो कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग वो आपका संग्रह होता है जिसमें सारी किताबों की लिस्ट मौजूद होती है। तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स के लिए जो वन वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज कैटलॉग, उसको कहा जाता है कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स इजीली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर बहुत आसानी से भरोसा कर लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, उसको कहा जाता है क्रेडलस, उसको कहा जाता है क्रेडलस। क्रेडलस का मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को आप भोला भाला कह सकते हैं, भोला भाला। भाई, अब आप ये सोचिए कि किसी भी दूसरे की बातों में आना, दैट मीन्स वो व्यक्ति जाहिर सी बात है भोला भाला ही रहा होगा।
क्योंकि इस चंट दुनिया में इतना भोला भाला व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी की बातों में बहुत आसानी से फंस जाए, आ जाए, तो उसको कहा जाता है क्रेडलस। उसको कहा जाता है क्रेडलस। उसको कहा जाता है क्रेडलस। अगला क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का अध्ययन करना। साउंड का मतलब ध्वनि और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी कि साउंड की जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है एक्वेस्टिक। उसको कहा जाता है एक्वेस्टिक्स। एक्वेस्टिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच इन विच वी डील अबाउट द स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ये वो ब्रांच, वो शाखा है जिसमें हम साउंड की स्टडी को करते हैं। हम देखते हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से प्रोपोगेट होता है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है। तो साउंड के बारे में जब आप कंप्लीट नॉलेज, जिस भी फील्ड में आप पूरी कंप्लीट नॉलेज ले रहे हैं साउंड के बारे में, उसके लिए जो वन वर्ड है वो वन वर्ड है एक्वेस्टिक्स। उसके लिए वन वर्ड क्या है? एक्वेस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाता, शराब को पीता नहीं है, यानी कि जो शराब का सेवन नहीं करता। अल्कोहल का मतलब आप सभी जानते होंगे शराब, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करता, उसके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज टी टोटलर। टी टोटलर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो शराब नहीं पीता, यानी कि उसके लिए नशा सिर्फ और सिर्फ चाय है। उसके लिए नशा सिर्फ और सिर्फ चाय है, यानी कि टी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो शराब नहीं पीता वो टोटल टी पर डिपेंड रहता है, वो टोटल टी पर डिपेंड रहता है, इसलिए उसको टी टोटलर कहा जाता है जो शराब नहीं पीता। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। ठीक है, आइए अगले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने 56th क्वेश्चन को। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इन एन एक्टिविटी, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई शख्स जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखता हो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेटरन। उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है वेटरन। आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा वेटरन एक्टर, ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। वेटरन एक्टर कहा जाता है किसको? रजनीकांत को, है ना, रजनीकांत जी को कहा जाता है, अमिताभ बच्चन जी को। तो इनको वेटरन एक्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्टिंग के दिग्गज कहे जाते हैं। यानी कि जब आप शब्द दिग्गज, ऐसा शब्द जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि दिग्गज का मतलब होता है वेटरन, यानी कि वेटरन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव के साथ काम करता हो, यानी उसके पास इतना अनुभव हो कि वो दिग्गज हो जाए उस क्षेत्र में। ऐसे वेटरन पॉलिटिशियन भी होते हैं, है ना, जो राजनीति के क्षेत्र में बहुत दिग्गज माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज वेटरन, यानी कि जिनको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनुभव हो उन्हें वेटरन कहा जाता है। जैसे वेटरन लीडर्स होते हैं, वेटरन एक्टर्स होते हैं, वेटरन एक्ट्रेस हो सकती हैं। तो इस तरह के आपको शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दैट इज नोन एज वेटरन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ थिंग फिट टू बी ईटन, यानी कि ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज नोन एज एडिबल। दैट इज नोन एज एडिबल, उसको कहा जाता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो खाने योग्य हो, उसको कहा जाएगा एडिबल। ठीक है, क्या कहा जाएगा? एडिबल। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, इसको आप प्लीज नहीं है, ये प्लेस है, इसको करेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ में ही आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये प्लेस है। अ प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, यानी कि वो जगह जो किसी भी सैनिक को रहने के लिए दी जाती है उसको कहा जाता है बैरक। ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि जो भी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, जो आर्मी को जानते हैं, वो सभी जानते होंगे कि जो सोल्जर्स रहते हैं, जहां पर वो रहते हैं, उसको बैरक कहा जाता है। उस क्षेत्र, उस प्लेस को बैरक कहा जाता है। तो जहां पर देश के जवान रहते हैं या जहां पर देश के सैनिक रहते हैं, उस रहने वाली जगह को हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है बैरक, वो उनके बैरक कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो केवल 2 लैंग्वेज बोल सकता है। ओनली, ओनली का मतलब है कि केवल 2 लैंग्वेज, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो जो केवल 2 लैंग्वेज बोल सकता है उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल, उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में कि बाई का मतलब होता है 2। आप इस शब्द को हमेशा याद रखिए कि बाई का मतलब ही होता है 2। और लिंगुअल जो वर्ड है यहाँ पर, जो आपका ये लिंगुअल वर्ड है, लिंगुअल का मतलब होता है भाषा। लिंगुअल का मतलब होता है भाषा। तो यानी कि 2 भाषा का जिसको ज्ञान हो और जो केवल 2 भाषा बोल सकता हो उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल, उसको कहा जाता है बाइलिंगुअल। जैसे कि आप भी इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, आप इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। तो अगर आप केवल ये 2 लैंग्वेज ही जानते हैं तो आप भी क्या है? बाइलिंगुअल है। आप भी क्या है? बाइलिंगुअल है।
अगला क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। देखिए याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। बैरो का मतलब होता है प्रेशर को नापने वाला मीटर, प्रेशर को नापने वाला मीटर ही कहलाता है बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि प्रेशर को बार की यूनिट भी होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो बार भी होती है, और बार में अगर आप ओ लगा देंगे तो बैरो बन जाएगा, और बैरो को नापने के लिए जो डिवाइस होगी वो होगी बैरोमीटर, यानी कि प्रेशर को नापने की जो डिवाइस होगी दैट इज नोन एज बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में जो स्टार्टिंग के 3 वर्ड है वो प्रेशर की ऐसा यूनिट ही है, यानी कि बार। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो बार होती है, और जो इसको नापने की डिवाइस होती है दैट इज नोन एज बैरोमीटर। आई होप आपको ये 5 सवाल भी समझ आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पर, और यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब आ गया है हमारे सामने 61 क्वेश्चन। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी भी ऑफिशियल अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? कि उसका निरीक्षण करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, अकाउंट्स को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ऑडिटर। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स को बनाता है, जो बनाता है अकाउंट्स को, वो कहलाता है अकाउंटेंट। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अकाउंटेंट। लेकिन जो इन अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है, यानी कि इनकी जांच पड़ताल करता है, उसको कहा जाता है ऑडिटर। उसको क्या कहा जाता है? ऑडिटर कहा जाता है। ठीक है, और सरकार के पास ये दोनों होते हैं, एक अकाउंटेंट भी होता है और एक ऑडिटर भी होता है। ठीक है, एक अकाउंटेंट जो उसके खाते वाते बनाता है, और ऑडिटर उन खातों की जांच पड़ताल करता है। ठीक है, ऑडिटर देखता है कि कौन सा खाता सही है, कौन सा खाता गलत है, किसमें त्रुटि की जानी है। तो ऑडिटर का काम होता है खातों की जांच पड़ताल करना, तो इसलिए उसको कहा जाता है ऑडिटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी कि किसी भी इवेंट्स को या डेट्स को, भाई जो इवेंट्स होने वाले हैं या डेट्स होने वाली हैं, अगर आप उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो वो कहलाती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल लिंक करके आपको डालना है। जैसे अगर 1 तारीख में कोई इवेंट होना है तो अगला इवेंट 2 में होगा, उससे अगला इवेंट 4 में होगा, उससे अगला इवेंट 5 में होगा। तो इन सबको अरेंज कर दिया गया है इनकी डेट्स के आधार पर। इवेंट्स को आपने यहाँ पर अरेंज कर दिया, जैसे 1 तारीख में किसी की मैरिज है, ठीक है, तो उसका मैरिज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैरिज रिसेप्शन है। ठीक है, फिर 2 तारीख में कुछ घर पर वैसे फंक्शन है, कुछ अलग फंक्शन नाचने वाचने का हो गया। ठीक है, 5 में कुछ घूमने जाने का फंक्शन हो गया। तो इस तरीके की जो फंक्शंस का, यानी कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के लिए आपने जो डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दिया, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजी। ये कहलाती है क्रोनोलॉजी, यानी कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट इवेंट्स का या डेट्स का एक ऑर्डर में, प्रॉपर एक ऑर्डर में, उसको कहा जाता है क्रोनोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ नर्व्स, यानी कि नर्व की स्टडी करना। नर्व की स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। नर्व की स्टडी करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। आपने सुना होगा जो डॉक्टर ब्रेन के इलाज करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो ब्रेन का डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो न्यूरो का मतलब क्या होता है? न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल। न्यूरो का मतलब होता है नर्व सेल को जो करते हैं। तो न्यूरो का मतलब जो नर्व सेल है, और नर्व सेल कहाँ पाई जाती है? हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। तो नर्व्स की जो स्टडी की जाती है, वो जो डिपार्टमेंट है दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी, उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी कि ऐसी कोई पोस्ट पर जाना जहां पर आपको कोई सैलरी ना मिले। ऐसी कोई पोस्ट पर जाना जहां पर आपको सैलरी ना मिले, उसको कहा जाता है ऑनोरेरी। उसको कहा जाता है ऑनोरेरी। ऑनोरेरी यानी कि एक पोस्ट मिलना लेकिन सैलरी ना मिलना, यानी कि आप किसी पद पर तो हैं, आप किसी पद पर तो हैं, मगर आपको यहां पर उस पद के लिए सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही, दैट इज नॉन एज ऑनोरेरी। इसको कहा जाता है ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब होता है वो आपको ऑनर की जा रही है, वो पोस्ट आपको ऑनर की जा रही है, उसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑनोरेरी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि संरक्षित जो एरिया होता है। संरक्षित का मतलब जहां पर किसी चीज का संरक्षण किया जाए, बचाया जाए। ठीक है, बचाव के लिए जो एरिया बनाते हैं उसको प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जो बनाए जाते हैं बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए, दैट इज नोन एज सेंचुरी। इसको कहा जाता है सेंचुरी। देखिए आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, सेंचुरी।
है ना। तो सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी बेसिकली वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर हम बर्ड्स का या एनिमल्स का संरक्षण करते हैं, ठीक है, उनको बचाते हैं, क्योंकि जिनकी ब्रीड खत्म हो रही है या जो एनिमल्स तेजी से घटने की तरफ आ रहे हैं तो उनके लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। या फिर ऐसा होता है कि जंगलों को जिस तरीके से जंगल अब शहर में बदलते जा रहे हैं तो उस हिसाब से बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रहने की जगहें कम हो गई हैं, तो उसके लिए एक प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स के अलावा किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स का जब इंटरफेरेंस होता है तो ह्यूमंस अपने बचाव में एनिमल्स को मार देते हैं या बर्ड्स को मार देते हैं, तो इन दोनों के संरक्षण के लिए जो हम संरक्षित एरिया बनाते हैं दैट इज नोन एज सेंचुरी, वही कहलाते हैं सेंचुरी। क्या कहलाते हैं? सेंचुरी कहलाते हैं। आइए चलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस की तरफ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड, यानी कि ऐसी जगह जहां पर हम वेपन्स को या कारतूसों को क्या करते हैं? संगठित कर देते हैं या संग्रहित कर देते हैं, यानी कि उनको स्टोर्ड कर देते हैं। तो जिस जगह पर शस्त्रों को और कारतूसों को रखा जाता है उस जगह को कहा जाता है आर्सेनल। क्या कहा जाता है? आर्सेनल। आर्सेनल कहा जाता है, आर्सेनल यानी कि शस्त्रागार। इसका मतलब होता है शस्त्रागार। शस्त्रागार का मतलब शस्त्रों को रखने की जो जगह होती है उसको कहा जाता है आर्सेनल, उसको कहा जाता है आर्सेनल। तो आर्सेनल का मतलब है शस्त्रागार, यानी कि वो जगह जहां पर हम वेपन्स को या एम्यूनिशंस को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, यानी कि 10 साल के जो समय को हम क्या कहेंगे? 10 साल का जो समय होगा पूरे 10 इयर्स, यानी कि 1 से लेकर 10 साल के पूरे कंप्लीट समय को हम क्या कहेंगे? तो दिस इज नोन एज डिकेड। ये कहलाता है डिकेड। डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल का समय। डिकेड का मतलब होता है दशक। आप इसको कह सकते हैं दशक भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको दशक कहा जाता है, यानी कि एक दशक में होते हैं 10 साल, ठीक है। इसी हिसाब से एक शब्द और आपने सुना होगा शतक, ठीक है। शतक को बोला जाता है सेंचुरी। और एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? तो आपको याद रखना है 100 इयर्स होते हैं। कितने साल होते हैं? 100 इयर्स होते हैं एक शतक में, यानी कि एक सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वार्थी। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, यानी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता वाला जिसका हिसाब होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? बहुत ईगो होगा। और जिसके अंदर बहुत ईगो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करता है, बाकी किसी की नहीं करता। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है ईगोइस्ट। क्या होता है? ईगोइस्ट, यानी कि वो व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता होगा, उसके अंदर पक्का ईगो होगा, और अगर ईगो होगा तो वो कहलाएगा ईगोइस्ट। क्या कहलाएगा? ईगोइस्ट। आइए अगले सवाल की तरफ। वन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है तो उसको कहा जाता है देशभक्त। उसको कहा जाता है देशभक्त। और देशभक्त को एक शब्द जिसमें कहा जाता है दैट इज नोन एज पेट्रोइट। क्या कहा जाता है? पेट्रोइट। पेट्रोइट का मतलब वो होता है वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है। और मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने देश से प्यार नहीं करता होगा। और पूरी विश्व में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो सर्वप्रथम, सर्वव्यापी, सबसे बेहतरीन देश है, और दैट इज आवर इंडिया, और वो है हमारा भारत। तो अगर आप भी इस बात को मानते हैं कि भारत पूरे विश्व का सबसे बेहतरीन देश है तो हम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय हिंद जय भारत। जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत, ठीक है, क्योंकि भारत से अच्छा देश पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जब विभिन्न तरह की भाषाओं को बोला जाता है, विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा देश जहां पर लगता है कि सब कुछ है, तो ऐसा देश सिर्फ भारत है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, यानी कि ऐसी जगह जहां पर पेड़ पौधों को उगाया जाता है बेचने के लिए। पेड़ पौधे यहाँ पर उगाए जाते हैं किसके लिए? सेल करने के लिए, यानी कि बेचने के लिए। अब सोचिए जब यहाँ पर चीज कोई उगाई जा रही है दैट मींस वो बहुत छोटी रहेगी। अब आप सोचिए जब हम कभी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा होने के बाद वो जिस पहली क्लास में एंट्री करता है, प्ले स्कूल को हटा के, तो आप कहते हैं कि जी वो नर्सरी में करता है, क्योंकि यहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, यहीं से वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो जिस प्रकार से बच्चा नर्सरी से ग्रो करना स्टार्ट करता है, ऐसी प्लांट को जहां ग्रो किया जाता है सेल करने के लिए वो भी कहलाती है नर्सरी, वही कहलाती है नर्सरी। तो शब्द आपको याद हो गया होगा, प्लांट जहां पर उगाए जाते हैं बेचने के लिए दैट इज नोन एज नर्सरी। अब हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, और वीडियो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, शेयर करना है, लास्ट तक देखना है,
सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि ये सिर्फ एवे ही रखे हुए हैं, एवे ही कोई सवाल इसमें नहीं है, सब के सब सवाल एग्जाम ओरिएंटेड है। और मंडे में इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास आएगी, कल इसका लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम और 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सारी अच्छी लग रही होंगी। तो आइए लास्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम देखते हैं अपने लास्ट के 5 क्वेश्चंस को। 71 क्वेश्चन, वर्किंग वेरी हार्ड एंड वेरी केयरफुली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जी जान से मेहनत करता हो, जिसको परिश्रमी उद्यमी कहा जाता है और बहुत ही देखभाल करके वो काम को करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नॉन एज डेलीजेंट, उसको कहा जाता है डेलीजेंट। डेलीजेंट को कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे ऐसा व्यक्ति जो दिल और जान से काम करता होगा, ऐसा व्यक्ति जो दिल और जान दोनों से काम करता होगा उसको कहा जाता होगा डेलीजेंट। दिल और जान से काम करने वाला, जो बहुत ही उद्यमी हो, परिश्रमी हो, सदैव हार्ड वर्क में बिलीव रखता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डेलीजेंट। दिल और जान से करेगा काम तभी बनेगा उसका नाम, तो कहलाएगा डेलीजेंट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी कि जो सितारों को देखकर, सितारों को या तारा मंडल को देखकर जो किसी का भविष्य बताते हैं वो कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष, यानी कि ऐसे लोग जो तारों को देखकर किसी के भविष्य की आकलन करते हैं तो वो कहलाते हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। और इस साइंस को, जिस साइंस में इस चीज को पढ़ा जाता है वो कहलाती है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि ज्योतिष शास्त्र। उसको पूरे को कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र, वो कहलाती है एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आपसे पूछेगा कि ब्रांच कौन सी है, तो ब्रांच तो है एस्ट्रोलॉजी, और इसको करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर। इसको करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर, यानी कि ज्योतिष। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नोन एज माइग्रेंट, इज नोन एज माइग्रेंट, यानी कि इसको कहा जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो वो कहलाती है माइग्रेशन। याद कीजिए, जब मैंने आपसे बताया था कोई व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहे, कोई व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में जाके रहे, तो मैंने आपको बताया था इसको एक वर्ड में जाना जाता है इमाइग्रेंट। याद आया आपको? इसको क्या कहा जाता था? इमाइग्रेंट। और मैंने आपको कहा था कि इसको याद करने का तरीका ये है कि ई का मतलब है एग्जिट, यानी कि जो अपने देश से कर जाए एग्जिट, वो कहलाएगा इमाइग्रेंट। तो माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? माइग्रेंट का मतलब यही तो होता है कि वो अपने देश से दूसरे देश में जा रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो जब भी कोई एक वस्तु या एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाता है तो वो कहलाता है माइग्रेशन, वो कहलाता है माइग्रेशन। 74, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर लिव, यानी कि वो जगह जहां पर जंगली जानवर को रखा जाए या रहते हैं, ऐसी जगह जहां पर जंगली जानवर रहते हैं वो कहलाती है लायर। क्या कहलाती है? लायर। ऐसी जगह को कहा जाता है लायर। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो नै को रे कहता था, वो नै को रे कहता था। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार उसके गांव में एक शेर आ गया। अब उसको इंग्लिश बोलने की बड़ी तड़प रहती थी। वो शेर शेर तो ना चिल्लाए, लेकिन बार बार लायर लायर चिल्लाए। बार बार क्या चिल्लाए? लायर लायर चिल रहा है। तो गांव वालों को समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि गांव वालों को इतनी इंग्लिश आती नहीं थी और वो व्यक्ति इंग्लिश दिखाने के चक्कर में उस दिन मारा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस दिन शेर शेर चिल्लाता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने क्या चिल्लाया? लायर लायर चिल्लाया। तो बस ऐसे ही आपको याद करना है कि वाइल्ड एनिमल्स जहां पर रहते हैं, जहां जंगली जानवर रहते हैं, वो शब्द है लायर, वो शब्द है लायर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स, प्लांटेशन ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की खेती करना, अंगूरों की खेती करना या अंगूरों को उगाना, ये कहलाता है विटीकल्चर। ये क्या कहलाता है? विटीकल्चर। दिस इज नॉन एज द विटीकल्चर। विटीकल्चर यानी कि जहां पर अंगूरों की खेती की जाती है। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस भी पहली 2 वीडियो की तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज बिल्कुल भी कंजूसी ना करें लाइक और शेयर करने में। अभी बहुत डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मंडे से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द आपको जीके की स्टैटिक सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना सब कुछ अगर आपको देखना है तो आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।